नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की इंडिजिनस वीवीआर मिसाइल को लेके है, जिसे हम अस्त्र मिसाइल के नाम से जानते हैं। पहले से ही इस मिसाइल को हमारी Su-30 MKI फ्लीट में ऑपरेशनल किया जा चुका है और इसके काफ़ी ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं, जिसके बाद इसको इंडियन एयरफोर्स की MiG-29 और तेजस में भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया था। अब इस दौरान पहले से ही HAL और ADA की तरफ से बात बताया गया था कि इसे इसी साल के अंत तक तेजस में ऑपरेशन करना शुरू कर दिया जाएगा और अभी बताया जा रहा है कि फाइनली अस्त्र Mk 1 मिसाइल को तेजस की स्टैंडर्ड वेपन पैकेज में ऐड कर दिया गया। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से अस्त्र मिसाइल को तेजस में फायर करने के लिए क्लियरेंस नहीं मिल पाया, लेकिन हम इसके काफ़ी करीब आ चुके हैं। अभी ADA की तरफ से बात बताया गया कि तेजस में अभी अस्त्र Mk 1 मिसाइल की ग्राउंड वाइब्रेशन टेस्ट और स्ट्रक्चरल कपलिंग टेस्ट को किया गया था, जो कि एक तरीके से इसका पहला फेज कहा जा सकता है। इसमें अस्त्र Mk 1 मिसाइल के अलावा इजरायली ओरिजिन 8222 सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड को भी इंटीग्रेट किया गया था। अभी के लिए अस्त्र Mk 1 मिसाइल को तेजस की मिड बोर्ड हार्ड पॉइंट में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया गया था। इसके बाद कुछ और कॉम्बिनेशन को भी आगे चल के टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद ये पता चलेगा कि अस्त्र मिसाइल को तेजस की कौन कौन सी हार्ड पॉइंट में इंटीग्रेट किया जा सकता है। आप सभी को ये बात शायद पता होगा कि फाइटर जेट्स में विंग से लेके अंडर कैरेज तक कई हार्ड पॉइंट्स मौजूद होते हैं, जहां पर हम लोग ऑर्डिनेंस को कैरी कर सकते हैं, लेकिन हर एक हार्ड पॉइंट्स की अपनी अपनी कैपेसिटी और एक लिमिट होता है कि उसमें कितने वेट को हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि कितने वेट तक की मिसाइल को या बॉम्ब्स को वहां पे इंटीग्रेट कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो हम किसी भी हैवी मिसाइल को या बॉम्ब को एयरक्राफ्ट की विंग टिप पे मौजूद हार्ड पॉइंट, यानी कि एयरक्राफ्ट की विंग्स की सबसे टिप पे मौजूद हार्ड पॉइंट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, वरना विंग्स टूट भी सकते हैं। और ज्यादातर लाइटर वेट वाली और क्लोज रेंज की मिसाइल को ही विंग टिप पे इस्तेमाल किया जाता है और हैवी मिसाइल को एयरक्राफ्ट की बेली सेक्शन के करीब मौजूद हार्ड पॉइंट में इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाती है। फिलहाल अभी के लिए अस्त्र मिसाइल और हमारी 8222 जैमर को तेजस में इंटीग्रेट करने से तेजस की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस काफ़ी हद तक बेहतर होने वाला है, क्योंकि अभी तक तेजस में एक भी ढंग की वीवीआर मिसाइल ना होने की वजह से हम लोग वीवीआर में थोड़ा लैग कर रहे थे, जो कि अस्त्र मिसाइल के आने के बाद पूरा होने वाला है। और जैसे कि अभी इसको फ्रंट लाइन में भी डिप्लॉय किया जा रहा है, तो इसमें वीवीआर कैपेबिलिटी होना काफ़ी ज़रूरी है। अगला अपडेट AI और अनमेन्ड सिस्टम्स को लेके है। अभी एयरफोर्स से लेके नेवी तक सभी अपनी सर्विस में ड्रोन्स, UAVs और AI का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक ऐसे सिस्टम्स को अभी इंडक्ट करना भी शुरू किया जा रहा है। ऐसे में अभी आर्मी की तरफ से भी ऐसे ही सिस्टम्स को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। इसको लेके अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंडीगढ़ की तरफ से एक नई कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया गया, जिसमें AI बेस्ड अनमैन्ड टैंक्स और ड्रोन्स के कॉम्बिनेशन सिस्टम्स को डेवलप करने का फैसला किया गया, जिससे एयरफोर्स के लिए अभी फाइटर जेट्स के साथ कोऑपरेट करने के लिए HAL की तरफ से और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से लॉयल विंगमैन को बनाया जा रहा है। वैसे ही लैंड फोर्सेस के लिए भी एक मैन अनमैन्ड टैंक्स और ड्रोन टीमिंग सिस्टम को बनाने का प्रपोजल दिया गया। अभी एक बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है, खास करके पिछले कुछ सालों में हुई लड़ाई में टैंक्स को सबसे ज्यादा खतरा UAV और लॉटरिंग मुनिशन या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से होता हुआ देखा गया था, और इनको अकेले इंसानों की तरफ से नोटिस करना और इवेट करना बहुत ही मुश्किल है, खास करके डायनामिक सिनेरियो में बहुत ही मुश्किल बन जाता है, जिस वजह से एक मैन अनमैन्ड और AI एनेबल सिस्टम को अगर एक साथ हम काम करने के लिए इस्तेमाल कर पाते या फिर बना सकेंगे, तो ये बहुत डिफेंसिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए एक सील्ड और भाले की तरह काम करने वाला है, जिससे ड्रोन्स और AI की मदद से हम सिचुएशनल अवेयरनेस को काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। खास करके टैंक्स के लिए और आर्मर्ड व्हीकल के लिए सिचुएशनल अवेयरनेस काफी मायने रखता है, जो कि उनके लिए बना पाना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे सिचुएशन में अगर AI की मदद से उनको एक बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड किया जा सकता है, तो उनको हम इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पाते हैं और इससे हमारी लैंड फोर्सेस की ताकत कई गुना तक बढ़ाई भी जा सकती है और उनको बेहतर तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। अभी के लिए ऐसे एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए चंडीगढ़ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया गया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी इन्वॉल्व करने की बात की गई है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। पिछले 15 सालों से इंडियन नेवी की एक टेंडर पेंडिंग पड़ा हुआ है, या यूं कहें कि जितनी बार भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया गया है, उतनी बार ही इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत सामने आई है, जिस वजह से इसको कैंसिल करना पड़ा है। और इस कारण की वजह से आज इंडियन नेवी में एक भी माइन काउंटर मेजर वेसल या माइन स्वीपर वेसल मौजूद नहीं है।
ऐसे वेसल खास करके दुश्मन की तरफ से बिछाए गए माइंस को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इनको कुछ और रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली इनको दुश्मन की माइंस को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दुश्मन की सबमरीन चुपके से आके अगर हमारे हावर के आसपास या निकलने वाली पाथ में माइंस को बिछा देते हैं तो उनको सबसे पहले क्लियर करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, वरना हमारे जहाज जो होते हैं वो हावर से निकल नहीं सकते। अभी इसको लेके एक फ्रेश RFI को इशू किया जा रहा है, यानी कि एक बार फिर से RFI को इशू किया गया है और इसमें 12 माइनस्वेयर वेसल को बनाने का प्लान किया गया। इसको लेके हमारे सभी मेजर शिपयार्ड को नोटिस दिया गया है, जिसमें वो अपनी अपनी रिस्पॉन्स को सबमिट कर सकते हैं। ये जो 12 वेसल अभी बनाया जाने वाला है, इनको इस टेंडर में सिलेक्ट किए गए L1 और L2 बीडर के बीच डिवाइड करके वहाँ पे उनको टेंडर दिया जाएगा, जिसमें L1 बीडर को 8 वेसल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और L2 बीडर को 4 वेसल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की साइन होने के लगभग 8 साल के अंदर ही इन सभी वेसल को इंडियन नेवी को डिलीवर करना पड़ेगा। अभी के लिए एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन तो नहीं पता है, लेकिन नेवी का जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक ये वेसल करीब 2800 टन के आसपास होने वाले हैं, यानी कि इनका डिस्प्लेसमेंट 2800 टन के आसपास होने वाली, जिनकी लेंथ करीब 87 मीटर, विथ 15 मीटर और ड्राफ्ट करीब 4.1 मीटर के आसपास होने वाले। और इसमें डीजल इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और इनकी मैक्सिमम स्पीड 20 नॉट के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन ये सभी अप्रोक्सीमेट फिगर है, क्योंकि ये जितने भी शिपयार्ड इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं सभी के डिज़ाइन या सभी के वेसल्स की डायमेंशन अलग अलग होने वाली है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इन वेसल्स की डिलीवरी टाइमलाइन की बात करें तो RFI के मुताबिक इनको 2030 से लेके 2027 के बीच इंडियन नेवी को डिलीवर करना पड़ेगा, जिसका मतलब साफ है कि इस डील को 2026 से 27 के बीच फाइनल किया जा सकता है, क्योंकि इस कैटेगरी की डील में यही कंडीशन होता है कि डील की साइन होने के मिनिमम 36 मंथ से लेके 48 मंथ के अंदर ही इस कैटेगरी के वेसल्स को डिलीवर करना होता है। और फिलहाल ऐसे वेसल हमें काफ़ी ज़रूरत भी है और इसके अलावा फिलहाल हम लोग जुगाड़ से काम चला रहे हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना की तरफ से, जो कि एशिया की दो सबसे बड़ी ताकत और बदकिस्मती से दोनों के बीच नहीं बनता है। इसके पीछे चाइना की एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी का दोष दिया जा सकता है और आज भी चाइना की तरफ से अपनी बॉर्डर से आगे मौजूद जमीन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन को हासिल करने की कोशिश किया जाता है। फिलहाल भारत के लिए पहले इंडियन ओशन में चाइना की प्रेजेंस एक चिंता की बात थी, जो कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी हद तक इंक्रीज भी हो चुका है और अभी भारत के लिए ये कंसर्न लद्दाख जैसे साइड में भी होने लगा है। और अभी हमको हमारी लैंड और सी बॉर्डर में या दोनों ही बॉर्डर में चाइना की प्रेजेंस से खतरा महसूस होने लगा है। फिलहाल अभी हम लोग सी की बात करने वाले हैं। आज तक इंडियन नेवी का चाइनीज नेवी को काउंटर करने का जो मेन स्ट्रेटेजी रहा था वो मलाक्का स्ट्रेट को चोक करने का रहा था, क्योंकि एक संकरा रास्ता है जहां से चाइना की मैक्सिमम ऑयल सप्लाई पास करता है और यहां पर चाइना की बड़ी नेवी कोई काम नहीं आने वाली। अभी तक अंडमान की वजह से मलाक्का स्ट्रेट हमारे काफ़ी करीब आता है, जहां से हम बहुत ही कम समय के अंदर हमारे वॉरशिप्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन दूसरे तरफ चाइना की जो नेवल बेस मौजूद है वो मलाक्का स्ट्रेट से करीब 3200 किलोमीटर के आसपास या उससे भी ज़्यादा दूरी पर मौजूद है। तो लॉन्ग टर्म लड़ाई में हमारे लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि आप अपनी होमलैंड से जितना दूर जाकर लड़ाई लड़ेंगे आपको उतना ही लॉजिस्टिक इशू का सामना करना पड़ेगा। और सेम सिचुएशन अभी चाइना को वहां पे होने वाली थी, क्योंकि चाइना की जो होमलैंड की नेवल बेस थे वो वहां से करीब 3000 या उससे ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे। लेकिन अभी पता चला है कि चाइना की तरफ से भी कंबोडिया में भी एक नेवल बेस को बनाया जा रहा है, जहां से मलाक्का स्ट्रेट बस कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और अगर इसको चाइना एक्टिवेट करता है तो वो बड़ी आसानी के साथ इंडियन नेवी की अंडमान वाली बेस को टक्कर दे सकता है, क्योंकि अंडमान के बाद हमारे पास मेनलैंड पर जितने भी नेवल बेस मौजूद है वो सभी के सभी मलाक्का स्ट्रेट से करीब 3500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, उससे ज़्यादा दूरी पर मौजूद है। तो अगर चाइना इंडियन नेवी की अंडमान वाली नेवल बेस को मैच कर लेता है तो चाइना अपनी प्रेजेंस को इंडियन ओशन रीजन में और भी मजबूत कर सकता है, क्योंकि चाइना के पास इंडियन नेवी के मुकाबले लगभग 3 गुना ज़्यादा वेसल मौजूद हैं। और अभी चाइना के पास 350 से ज़्यादा एक्टिव वेसल मौजूद हैं, जो कि आगे चल के 450 को भी पार करने वाले हैं, जिनमें काफ़ी सारे पेट्रोल वेसल हैं जो कि क्रूज मिसाइल से भी इक्विप्ड हैं। और इनका इस्तेमाल मलाक्का स्ट्रेट में किया जा सकता है, क्योंकि ये वेसल छोटे, तेज और हल्के होने की वजह से इनको कम पानी में आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। और अगर चाइना कंबोडिया में अपनी नेवल बेस को बनाता है तो वो आसानी से मलाक्का स्ट्रेट तक लॉजिस्टिक को सप्लाई कर सकता है और यहाँ तक कि अंडमान पर स्ट्राइक करने के लिए भी चाइना सक्षम हो सकता है। फिलहाल अभी तक कंबोडिया एक न्यूट्रल देश रहा था, लेकिन कुछ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो भी चाइना की तरफ जाने लगा है और ये बात अभी भारत के लिए बहुत ही बड़ी चिंता बनने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।